Assalamu alaikum everyone, this is Anusha Yunus with registration number 21T46. So basically आज हम लोग lab number 3 करेंगे अपने course की, that is digital signal processing. So the title of our lab is representation of unit impulse or unit step signals and exponential signals making signals out deltas. So basically आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग unit impulse और unit step signals को MATLAB में represent कर सकते हैं या उनको जनरेट कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम लोग यूनिट इम्पल्स सिग्नल की बात करें तो वो हमारे पास इस तरह से होता है, लाइक कि ज़ीरो पे ये देखिए, तो अगर ज़ीरो पे उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होगी, 1 होगी. अदर देन ज़ीरो अगर हम लोग देखें तो वो इस तरह से वैल्यूज़ होंगी. तो यूनिट इम्पल्स बेसिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी डेल्टा ऑफ टी, यहाँ पे हमारे पास उसमें हुआ है तो डेल्टा ऑफ एन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो यूनिट इम्पल्स हमारे पास वो सिग्नल है, ये वो फंक्शन है जो हमारे पास ज़ीरो पे वैल्यू हमेशा 1 देगा. अदर देन ज़ीरो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसमें हमारे अगर हम देखें तो ये ऑनवर्ड्स ऐसे ही चलेगा, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी. तो बेसिकली ज़ीरो पे हमारे पास वैल्यू 1 होती है, अदर देन ज़ीरो हमारे पास वैल्यू 0 होगी. लेकिन अगर हम लोग यूनिट स्टेप की बात करें तो वो इस तरह से होता है. अब यहाँ पे देखें तो ये 1 है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं u ऑफ t से. तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ज़ीरो पे और ज़ीरो से ऑनवर्ड्स जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ 1. तो ज़ीरो पे और ज़ीरो से ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यू वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी. अदर देन मतलब सॉरी, ज़ीरो से स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे फंक्शन हमारे पास 0 है. तो बेसिकली ये डिनोट ही हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास u ऑफ t है वो हम लोग लेते हैं कि उसकी इस तरह से हम लोग लेते हैं कि ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास उसकी जो वैल्यू है व्हेन n इज इक्वल टू, या सॉरी व्हेन n इज स्मॉलर देन 0, और 1 तब होगा जब व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हमारे पास यूनिट स्टेप है. और यूनिट इम्पल्स की अगर हम लोग देखें डेल्टा ऑफ n की, तो वो ये होता है कि फंक्शन हमारे पास 0 तब होगा जब हमारे पास वैल्यू व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0. जब 0 नहीं होगी, मतलब 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है वहाँ पे फंक्शन 0 होगा. लेकिन 1 तब होगा जब हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी. तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिट, इसको चेंज कर लेती हूँ. तो ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स है और ये हमारे पास सिग्नल यूनिट स्टेप का है. तो इस तरह से हमने देखना है कि किस तरह से हम इन दो फंक्शंस को, यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप सिग्नल्स को, किस तरह से हम लोग मैटलैब में प्लॉट करेंगे. और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन और यूनिट इन स्टेप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है, उनको जनरेट करना है. और किस तरह से हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन को बनाएंगे बाय यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, ये किस तरह से हम लोग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को यूज़ करके यूनिट स्टेप फंक्शन बनाएंगे. लाइक अगर हम लोग बात करें कि हम लोग एक्स ले सॉरी एन ले रहे हैं, एन नहीं, सपोज अगर हम लोग एक्स कोई भी यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ले रहे हैं और यू जो है वो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है. तो अगर हम आगे हम लोग देखेंगे कि u इज इक्वल टू u प्लस एक्स. सपोज अगर हम ये एक हमने एग्जांपल लिया है तो ये हमारे पास
यूनिट इम्पल्स है और ये हमारे पास यूनिट स्टेप है और ये भी बेसिकली यूनिट स्टेप है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट इम्पल्स को यूज़ करके यूनिट स्टेप फंक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये हमारे पास आज की लैब होगी जो हमने डिफरेंट सिग्नल्स को यूज़ करके हमने डिफरेंट और सिग्नल्स बनाने हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टास्क में बेसिकली हमने इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करना है इन मैटलैब। तो अगर हमने इम्पल्स सीक्वेंस इसमें प्लॉट करना है या हमने इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसमें इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ इम्पल्स सीक्वेंस। अब जिस तरह पिछली लैब्स में हमने देखा था कि अगर हम कोई भी वन ऑड फंक्शन बनाते हैं, कोई भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए हमने सीखा था कि हम लोग मैट लैब में किस तरह फंक्शन के कमांड को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसमें भी सिंपली हमने एक इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन बनाया है। देन हम इसमें रेंज बता दिया, दैट इज़ n1 to n2। इसमें हमने बताया कि n1 जो है हमारे पास इनिशियल है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और n2 हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है। तो बेसिकली हमने रेंज बता दी और n0 जो है वो हमारे पास टाइम इंडेक्स है कि बेसिकली हमारे पास इनिशियल पोजीशन हमारे प्लॉट की, हमारे ग्राफ की क्या होगी। देन हमने n बता दिया कि अब बेसिकली इसमें जो हमने n की रेंज बताई हुई थी उसको हमने n में स्टोर कर दिया, n वेरिएबल में, ताकि जो हमारी रेंज है वो n से डिफाइन हो जाए। देन हमने यहाँ पे फंक्शन बताया, दैट इज़ इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, अदर देन 0 जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनमें फंक्शन हमारे पास 0 ही होगा। तो इसमें भी हमने इसी वजह से जो हमारे पास फंक्शन था उसको हमने इक्वल टू 0 लिया है कि सिर्फ 0 पे हमारी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आएगी, अदर देन 0 फंक्शन 0 होगा। अब हमने फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमने उसी फाइल को जब हम स्टोर करेंगे तो हम उसी फंक्शन के नेम से स्टोर करेंगे। देन अब हमने यहाँ पे जो इसका फंक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट फाइल में हमने किस तरह से बताया, रेंजेस बताई हुई है कि ये जो हमने फंक्शन बताया इम्पल्स सीक्वेंस, अब ये हमारे पास बेसिकली -5 n1 है और 5 हमारे पास n2 है। ये हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है और ये हमारे पास टाइम इंडेक्स है जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे हमारे पास फंक्शन बनेगा। देन अब हमने अगर मल्टीपल ग्राफ्स बनाने हो या मल्टीपल प्लॉटिंग करनी हो तो हम लोग सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं मैट लैब में। तो सबसे पहले हमने जो फंक्शन को प्लॉट किया है वो n और x n में किया है। देन दोबारा जब हम फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं तो वो हमने फिर स्टेम की कमांड लगाई है। फिर जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन हमारे पास सिंपल बन रहा है n और x n के दरमियान और ये हमारे पास ये स्टेम की कमांड लगा के अब ये बताया हुआ, इसमें जिस तरह से बताया हुआ है कि 0 पे हमारी वैल्यू फंक्शन की 1 आ रही है, अदर देन 0 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे फंक्शन हमारा 0 है। अब सेकंड पार्ट इसका ये था कि हमने इसमें बेसिकली इसको लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी करना है कि किस तरह से हम फंक्शन में लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कुछ भी करना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं m कर रही हूँ, देन यहाँ पे m हुआ है और को अब यहाँ पे अब फंक्शन हमारे पास ये था 0 पे। अगर हमने इसको राइट शिफ्ट करना है तो हम इसमें माइनस कर देंगे उस वेरिएबल को और अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है तो हमने उसमें प्लस करना है। देन अब हम अपनी फाइल में जाएंगे, यहाँ पे अब हम कोई भी उस वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं, सपोज 2। देन अगर हम इसको रन करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास जो सिग्नल है पहले 0 पे था, यहाँ पे भी 0 पे था, लेकिन जब हमने 2 पे किया तो ये सिग्नल 2 पे शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हुआ है। तो इसी तरह अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो इसमें सिंपली हम लोग वही इसी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये इस तरह से अब ये 0 से पीछे जाके शिफ्ट हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे 2 था तो ये -2 पे चला गया। अब इधर भी देखें तो ये 0 से -2 पे गया और इधर भी 0 से ये -2 पे जाके शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली हम इस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हैं। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क
उसमें पिछले टास्क में हमने इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करना था, इसमें हमने स्टेप सीक्वेंस को जनरेट करना है। उसी तरह से हमने एक फंक्शन बनाया दैट इज स्टेप सीक्वेंस। उसी तरह से हमने रेंज बताई, हमारे पास टाइम इंडेक्स है, देन हमने उसको स्टोर कर दिया n में। यहाँ पे अब फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, वहाँ पे वो वैल्यू 1 देगा। स्टेप्स यूनिट स्टेप में यही होता है कि हम 0 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज होती हैं वहाँ पे फंक्शन 0 होता है, लेकिन जैसे ही वो 0 पे आता है और 0 से ऑनवर्ड जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं वहाँ पे फंक्शन 1 होगा। वहाँ पे हमारे पास बेसिकली फंक्शन की वैल्यू होती है। देन हमने इसको स्टेप सीक्वेंस के फंक्शन के नाम से स्टोर कर दिया है। देन हम नेक्स्ट फाइल में गए, वहाँ पे हमने यही स्टेप सीक्वेंस जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें हमने वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास जो n1 है वो -5 है और n2 हमारे पास 5 है। उसी तरह से हमने अगर मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं, अब हमने 2 प्लॉट्स बनाए हैं तो इसलिए हमने 1 to 1 और 1 to 2 कर दिया है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हमने एक्सिस को डिफाइन कर दिया कि हमारे जो प्लॉट्स हैं वो इन एक्सिस के अराउंड हो, x1 y1 और x2 y2। तो ये बेसिकली हमारे पास प्लॉट एक्सिस है। अब इसको रन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्टेप सीक्वेंस आता है। अभी हमें बता रहा है कि 0 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे फंक्शन 0 है, लेकिन जैसे ही वो 0 पे आया है और 0 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यू हैं वो आगे कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन 0 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यू हैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 1 होगी। यहाँ पे ये बताया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी बताया हुआ है। अब एक हमने कॉन्टिन्यूस का बनाया हुआ और एक हमने डिस्क्रीट का बनाया हुआ है। जिस टाइम पल्स में भी हमने एक कॉन्टिन्यूस का बताया था और एक हमने डिस्क्रीट का बताया था। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और 0 से ऑनवर्ड्स वो वैल्यू 1 दे रहा है यहाँ पे, और 0 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वहाँ पे 0 है। अब ये हमारे ग्राफ्स ऊपर इसलिए बने हैं क्योंकि हमने जो इसकी रेंज बताई है, एक्सिस बनाए हैं वो -5। अब यहाँ पे देखें तो -5 to 15 है, ये हमारे पास x की रेंज है और y की रेंज हमारे पास -0.5 to यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस, -0.5 to 1.5 है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने रेंज बताई हुई है कि वो x वाली -5 to 15 है, लेकिन जो y की है वो सॉरी -0.5 to 1.5 है। तो इस तरह से हमने इम्पल्स सीक्वेंस और स्टेप सीक्वेंस को जनरेट किया है। देन मूव ऑन टू द थर्ड टास्क। अब सॉरी, पिछले टास्क में भी जिस तरह से हमने किया था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी किया था, इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके मैं सपोज a कर देती हूँ और यहाँ पे अब मैं सपोज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कर रही हूँ तो मैं माइनस कर दूंगी a को। देन हम फाइल में जाके कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल बता देते हैं 4। अब रन कर रहे हैं तो अब जिस तरह से हमने रन किया है तो अब ये 0 से वैल्यू हट के कहाँ पे आई है हमारे पास 4 पे। तो 4 हमारे पास शिफ्ट होके 0 से वो 4 पे आ गया। इसी तरह सेम यहाँ पे भी यही हुआ है कि वो 0 से शिफ्ट होके यहाँ पे 4 पे आ गया। तो ये बेसिकली हमने राइट शिफ्ट किया है कि हमारे पास सिग्नल जो है वो राइट की तरफ चला गया। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क विच इज टास्क नंबर 3। इसमें यहाँ नीचे आएगा। अब यहाँ पे हमने बेसिकली टास्क नंबर 3 में बताना है कि किस तरह से हम लोग यूनिट स्टेप सीक्वेंस की शिफ्टेड वर्जन ला सकते हैं बाय समेशन ऑफ डेल्टास। तो इसमें सबसे पहले हमने n1 बता दिया है, डिफाइन कर दिया -5, n2 हमने बता दिया 5, देन n हमने बता दिया है, उसकी रेंज हमने बता मतलब जिस तरह से हमने पीछे उसमें रेंज को n में स्टोर कर दिया था, इसमें भी हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो है हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल हमने बता दिया जो हमने जीरोस के फॉर्म में बताना है। अब सब प्लॉट जो है वो हमारा फर्स्ट बनेगा
अब हमने जैसे बताया था, अगर मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं तो हम लोग सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। अब होल्ड ऑन, और जब भी हम लोग मल्टीपल प्लॉट्स बनाते हैं, मल्टीपल जितने भी ग्राफ्स बनते हैं, तो उसके लिए हम होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड अपने कोड में यूज़ करते हैं। देन अगर हमने फर्स्ट वाला जो फंक्शन बनाया हुआ तो सिंपल एक यूनिट स्टेप का बनेगा। सेकंड जो है वो हमने एक फॉर लूप की रेंज एक हमने फॉर लूप लगा दिया कि के की रेंज जो है वो 0 टू दिस होगी, और यहाँ पे हमने एक इम्पल्स सीक्वेंस बता दिया है कि उसमें हमारे पास के का शिफ्ट आ जाए, जिस तरह से हमने पीछे n1 और n2 का किया है, इसी तरह से हमने इसमें भी इम्पल्स सीक्वेंस बनाया। अब यहाँ पे जो u है, इसका क्या है कि u इज इक्वल टू यू प्लस एक्स। ये बेसिकली क्या है कि x हमारे पास इम्पल्स है और u हमारे पास यूनिट स्टेप है। तो किस तरह अब हमने यूनिट स्टेप में बेसिकली यूनिट इम्पल्स को स्टोर कर दिया है, मतलब उसमें मिला के हमारे पास एक यूनिट स्टेप बनेगा। देन हमने स्टेप की कमांड लगाई है कि हमने जब भी प्लॉट करेंगे तो हमने स्टेप की कमांड यहाँ पे यूज़ किया है, पॉज किया है कि जब भी हम लोग उसमें रन करेंगे तो उसमें 0.5 सेकेंड उसमें वो पॉज होगा। और देन हमने सब प्लॉट की सेकेंड कमांड लगाई है, एक्सेस हमने डिफाइन कर दिए हैं। देन अब हम रन करते हैं। अब बेसिकली हमने इसमें एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल को या यूनिट इम्पल्स फंक्शन को और बाकी जो हमारे पास गिवन सिग्नल्स हैं दैट इज़ x1 x2 और x3, इनको हमने बेसिकली बारी बारी यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस के साथ कन्वॉल्व करवाना है और उनको हमने ग्राफिकली प्लॉट करवाना है। अब सबसे पहले हमने एक यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस बता दिया कि वो हमारे पास, हमने जिस तरह से फंक्शन बताया कि वो n पे मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो 0 पे उसकी वैल्यू होती है, अदर देन 0 जितनी भी वैल्यूज है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। देन हमने तीन सिग्नल्स बता दिए हैं, दैट इज़ x1 x2 और x3। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इन सिग्नल्स को हमने इम्पल्स सीक्वेंस के साथ कन्वॉल्व करवाना है। देन हमने यहाँ पे n की रेंज बता दिया, दैट इज़ -20 to 20। ये हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स और ये हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है। देन हमने y1 फंक्शन बताया। अब हमने जब दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमने उसको y1 में स्टोर कर दिया, y1 के नाम से हमने उसको, या y1 हमने उसमें डिफाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे कन्वोल्यूशन की कमांड लगाई, दैट इज़ CONV। ये हमारे पास x1 सिग्नल है और ये हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस है। इसी तरह y2 भी हमारे पास होगा x2 और इम्पल्स सीक्वेंस के दरमियान, और y3 भी इसी तरह होगा। अब हम जाहिर बात है कि अब तीन हमारे पास सिग्नल्स हैं, तो तीन सिग्नल्स को हमने बारी बारी इम्पल्स सीक्वेंस के साथ कन्वॉल्व करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स प्लॉट होंगे, तो हमने इसमें सब प्लॉट की कमांड लगाई है। देन हमने y1 को प्लॉट करना है, तो y1 के लिए हमने फिर स्टेप को कमांड लगाई ताकि वो उसको प्लॉट करे। अब टाइटल हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला देंगे, जो हमारे पास फर्स्ट आएगा, वो हमारे पास बेसिकली कॉन्वोल्यूशन होगी x1 मतलब x1 की विद यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। इसी तरह जो हमारे पास y2 है वो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन है x2 की विद यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, एंड द थर्ड वन इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x3 विद यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। अब जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ्स बने हैं। तो द फर्स्ट वन इज कॉन्वोल्यूशन बिटवीन x1 and with unit impulse sequence, second one is x2n with unit impulse sequence, and the third one is x3n. सो बेसिकली ये हमारे पास बने हैं। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन बने हैं, ये जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, ये वही वाली वैल्यूज़ हैं जो हमारे फंक्शन में बताई हुई थी x1 और x2 की। तो इस तरह से हमने इसको आपस में कन्वॉल्व किया है। तो ये हमारे पास दो सिग्नल की कन्वोल्यूशन हुई है। देन मूव ऑन टू द फिफ्थ टास्क। इसमें बेसिकली हमने इवन ऑड का फंक्शन बताना है। तो इसमें हमने एक इवन ऑड का फंक्शन बनाया इवन ऑड के नाम से। देन हमने अब इसमें जो एक्स ई है वो इवन फंक्शन है और एक्स ओ जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने ऊपर डिफाइन किया है कि रियल सिग्नल डिकम्पोजिशन इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स, कि जो हमारे पास रियल सिग्नल है उसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं इन इवन एंड ऑड पार्ट्स। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी इमेजिनरी सिग्नल होगा
तो हमने उसका बता दिया कि अगर कोई भी हमारे पास इमेजिनरी सिग्नल आ जाता है तो वो हमें एरर दे दे कि दैट एक्स इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस, और वहाँ पे एंड कर दे। और अगर हमारे पास वो रियल है तो फिर हमने उसको आगे प्रोसीड करें। सो इसमें जो हमने एम डिफाइन किया है वो एम बेसिकली ये है कि हमारे पास जो सिग्नल है दैट इज़ एन, वो उसकी फ्लिप वर्जन आ जाए कि अगर हमारे पास सिग्नल एन है तो वो फ्लिप हुआ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ माइनस एन। तो यहाँ पे हमने उसकी फ्लिपिंग भी बता दी किस तरह से होगी। देन हमने m1 को डिफाइन कर दिया, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू, m2 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और m जो है वो रेंज है। लाइक जो हमारे पास m1 और m2 थी वो रेंज थी और हमने उसको m में स्टोर कर दिया है। देन अब ये हमने बेसिकली शिफ्टिंग की हुई है, राइट शिफ्ट हमने इसको यहाँ पे लेके आए हुए हैं, और x1 हमने बता दिया कि वो फंक्शन है वो हमने ज़ीरो से उसको जनरेट किया हुआ है, या ज़ीरो से उसको करना है हमने, दैट इज़ वन लेंथ m। अब यहाँ पे हमने एक इवन फंक्शन बता दिया दैट इज़ एक्स ई। अब ये वाला हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला किस तरह से है कि बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ एन फॉर इवन फंक्शन। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे हम जो टू था हमने उसको 1/2 करके 0.5 में कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का, एक्स हमारे पास बेसिकली फंक्शन है, और फ्लिप जो अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हमने फंक्शन को फ्लिप क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास एक जो फॉर्मूला था उसमें हमारे पास एक तो वैल्यू होती है एक्स ऑफ एन, और दूसरी बीच में हमारे पास प्लस होता है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है एक्स ऑफ माइनस एन। तो बेसिकली वो एक्स ऑफ माइनस एन तभी आएगा जब हम एक्स ऑफ एन को फ्लिप करेंगे, तो बेसिकली वो उसकी ऑपोजिट साइड है। इसी तरह एक्स ओ है, तो ऑड फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। तो 1/2 को हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज 0.5। इसी तरह ये हमारे पास फंक्शन है, बीच में माइनस आया, और एक्स ऑफ माइनस एन है या माइनस एक्स है, तो उसके लिए हमने फ्लिप कर दिया एक्स को। देन अब हमने इसको इस फाइल में स्टोर कर दिया है। देन अब हम नेक्स्ट फाइल में जाते हैं, वहाँ पे हमने x की बता दिया कि वैल्यूज़ वो 1 2 3 4 5 होंगी, और n की भी हमने रेंज बता दी है, दैट इज़ 0 टू माइनस लेंथ ऑफ x माइनस 1। जितनी x की लेंथ है उसमें 1 माइनस कर देंगे, और 0 से वहाँ तक हमारे पास बेसिकली n होगा। देन यहाँ पे वही हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। सब प्लॉट हम करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हमने 3 सिग्नल बनाने हैं बेसिकली, ओरिजिनल सिग्नल, सेकेंड इज इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, और द थर्ड वन इज ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। तो सबसे पहले जब हम लोग ओरिजिनल सिग्नल को करेंगे तो हमने उसकी प्लॉट इसी वजह से हमने सब प्लॉट की कमांड लगाई है, क्योंकि हमने मल्टीपल सिग्नल्स को प्लॉट करना है। फर्स्ट वाली हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स हैं। देन हमारे पास आएगा इवन फंक्शन दैट इज एक्स ई, और जो हमारे पास थर्ड होगा वो ऑड होगा। अब हम इसको रन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैटलैब में डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट रियल सिग्नल्स को हम लोग इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, और उनको हम लोग मैटलैब में प्लॉट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने ये ओरिजिनल सिग्नल को प्लॉट किया है, देन ये हमारे पास इवन पार्ट ऑफ सिग्नल है, और ये हमारे पास ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल है। तो हमने एक ही सिग्नल को दो पार्ट्स में डिकम्पोज किया है, और उन पार्ट्स को हमने ग्राफिकली प्लॉट भी करवा के दिखाया है। Then let move on to the last task, which is task number 3. इसमें बेसिकली हमने एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल लिया है, दैट इज cos 2π(f)t। ये हमारे पास एक cos कोसाइन सिग्नल है, उसकी हमने टाइम रेंज बता दिया दैट इज 0 to 2, और ये हमारे पास बेसिकली उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 0.0005 है। देन हमने फ्रीक्वेंसी उसमें बता दिया है दैट इज 1। अब हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बताई है दैट इज़ 50, और अब टाइम हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है
वो इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लाइक t इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पे हमने अगर टाइम पीरियड निकालना है या सैम्पलिंग टाइम निकालना है तो वो बेसिकली हमारे पास 1/सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। देन हमने एक इम्पल्स ट्रेन बता दिया दैट इज 0 1 लेंथ ऑफ t, ये हमने एक इम्पल्स ट्रेन बताई है। देन हमने एक ये अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो सिंपली हमने एक सैम्पलिंग किया कॉन्टिन्यूस सिग्नल की। इसी तरह से हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल की भी हमने सैम्पलिंग कर सकते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग किस तरह से लिया है, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल को जब भी हम इम्पल्स ट्रेन के साथ यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया, कन्वॉल्व करवाया है। देन हम यहाँ पे सब प्लॉट की कमांड यूज़ किया है, वो हमारे पास फर्स्ट की होगी जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। जो पहला वाला सिग्नल होगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल और टाइम के दरमियान में प्लॉट होगा। देन हमारे पास जो सेकंड होगा वो हमारे पास डिस्क्रीटाइज सिग्नल होगा। तो हमने दो सब प्लॉट्स की कमांड यूज़ की हैं। अब जब हमने इसको रन किया तो ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल लिया जो हमारे पास सिंपली एक कॉज सिग्नल था। देन उसको हमने डिस्क्रीट करना है। अगर हमने इस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो हमने जिस तरह से केसेस पढ़े थे कि अगर हम कोई भी एनालॉग सिग्नल है उसको हम अगर हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम उस सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस सिग्नल की पहले सैम्पलिंग की है और उसको हमने फिर इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक डिस्क्रीटाइज सिग्नल हमें मिल गया। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में होगा। सो बेसिकली हमारे पास इस तरह से हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने ये 6 टास्क किए हैं लैब नंबर 3 के। और यहाँ पे जो ये हमारा 6 था ये बेसिकली हमारे पास लास्ट टास्क था। तो इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया है।